नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको 9th क्लास का दूसरा चैप्टर करवाऊंगी, जिसमें लेखक कहता है कि क्या लिखूं। इसमें लेखक सोच रहा है कि मैं क्या लिखूं। पहली पंक्ति में कहता है मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा कि जो आवश्यक है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है। लेखक कहता है कि अपने मन में जब लिखने का मन होता है कि अपने मन में, अपने दिमाग में कुछ ऐसी उमंग होती है कि लिखने की जिज्ञासा होती है। मस्तिष्क दिमाग में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है, पैदा होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कुछ भी लिखा जा सकता है। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय होता है, दिल के आवेग जो मन में होता है को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। अगर आपने कोई भी सामान कहीं रखना हो, हैट रखनी हो, तो कहीं भी रख देते हैं। इसी प्रकार अगर लिखने का मन हो तो कुछ भी लिख सकते हैं। उसी तरह अपने मनोभावों, मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है, कोई भी विषय सही हो सकता है। असली वस्तु है हैट कुछ भी लिखना होता है, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। गार्डनर साहब ने इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। अगर लिखने के लिए कुछ सोचना पड़े, चिंता करनी पड़े तो सही नहीं लिखा जा सकता। तब कहीं है एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ा। परिश्रम होता है कि मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे निमिता और अमिता के लिए, दो नाम है, निमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। निमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं। नमिता का आदेश होता है कि हुक्म है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कि दूर की वस्तु ही आपको प्रिय लगती है। अगर वो वस्तु पास आ जाए तो इतनी सुंदर नहीं लगती। इस विषय पर लिखूं। और अमिता का आग्रह होता है कि बेनती या निवेदन है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। यह दोनों विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके। लेखक का कहने का भावार्थ है कि ये एक मुहावरा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस पर 5 पन्ने नहीं लिखे जा सकते। इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादि काल से लेकर आज तक होती आ रही है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विग्रहों में विरोध है, और उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं। लेखक का कहने का भाव है कि जे समाज सुधार का जो विषय है वो बहुत ही बड़ा है, उसके लिए 5 पेज बहुत कम हैं।
मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्य की सहमति जान लूँ। पहले ये तो समझ लूँ कि आदर्श निबंध है क्या, कि एक अच्छा लेख लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए क्या आदर्श होते हैं, वह कैसे लिखा जाता है। तब फिर मैं विषय की चिंता करूँगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इसी कथन में को मान लेने में मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? लेखक सोच रहा है, मुझे छोटा निबंध लिखना है, पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र में कहीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध 2 प्रधान अंग हैं। कि निबंध कैसा है, ये लेखक ने बताया है कि निबंध के 2 प्रधान लेख के 2 प्रधान अंग होते हैं। आगे देखते हैं क्या कहना चाहता है लेखक। सामग्री और शैली। कि निबंध लिखने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, सामग्री और शैली। शैली होता है लिखने का ढंग कैसा होना चाहिए। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र होता है, इकट्ठी करनी होगी। विचार समूह संचित करना होगा। विचार समूह होता है कि अपने विचारों को इकट्ठा एक ग्रुप में बनाना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना पड़ेगा। मनन होता है कि और पढ़ाई और अपने मन में विचारों को दोहराना। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क दिमाग में, ब्रेन में उस विषय के विचार आते हैं। यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होती है। यदि यह बात पहले से ज्ञात होता है कि मालूम होती तो पुस्तकालय होता है कि लाइब्रेरी में जाकर इसे विषय पर अनुसंधान कर लेता। अनुसंधान होता है कि खोज कर लेता। पर अब समय नहीं है, मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटे में। लेखक कहता है कि मेरे पास अब समय नहीं है, मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे, जहाँ ना तो विश्वकोश है, विश्वकोश होता है कि डिक्शनरी, और ना ही कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। लेखक कहता है कि मुझे जो भी बात मेरे दिमाग में है वही लिखनी पड़ेगी। ना ही मेरे पास विश्वकोश डिक्शनरी है और ना ही कोई ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें मुझे कोई सामग्री प्राप्त हो सके। विग्रहों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए, कि आउटलाइन बना लेनी चाहिए कि उसमें कैसे विचार होने चाहिए, वो रफली लिख लेना चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के लिए उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। लेखक अपने मन में सोच रहा है कि निबंध तो मैं लिख दूंगा, फिर उसका सारांश लिखना पड़ेगा, पर निबंध लिखने पर भी उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखूंगा कि उसके लिए मुश्किल काम है। क्या सचमुच हिंदी के सब विग्रह होता कि बड़े लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। A.G. गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक होता है हेडिंग बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ।
उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई नहीं होती। इंग्लिश का लेखक है शेक्सपियर, वो भी बहुत से निबंध लिखता था और नाटक लिखता था। जितनी कठिनाई जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी, तभी तो घबराकर नाम ना रख सकने के कारण उन्होंने एक नाटक का नाम रखा, जैसे तुम चाहो। शेक्सपियर ने भी अपने एक नाटक का नाम रखा था कि जैसे तुम चाहो, जो तुम्हें अच्छा नाम लगता है वही रख सकते, इसलिए मुझे तो रूपरेखा तैयार ना होगी। अब मुझे शैली, लिखने का ढंग, शैली, भाषा कैसी होगी, शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा के प्रवाह होना जरूरी है। प्रवाह की सेंटेंस से सेंटेंस मिलना चाहिए और रोचक होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे हों पर एक दूसरे के संबंध हो। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। लेखक कहता है कि मैं एक मास्टर हूँ, मैं छोटे छोटे वाक्य तो लिख सकता हूँ। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ होता है पेज में तो समाप्त हो। आगे लेखक लिखता है कि बाणभट्ट ने कादम्बरी, बाणभट्ट एक प्राचीन लेखक था, उसने अपनी रचना कादम्बरी ने ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए। जो सेंटेंस लिखने हैं वो स्पष्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता द्विबोधता गंभीर ला देती है। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं। लेखक कहता है कि संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपनी काव्य रचना में कॉम्प्लिकेटेड डाल दी है, जो अग्रहियों से ना सुलझ सके, और सेनापत ने भी अपनी कविता दुर्बोध्य कर दी है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए? अंग्रेजी के निबंध। इसमें लेखक ने संस्कृत के लेखकों के बारे में बताया है कि वे कैसे अपनी काव्य रचना करते थे, और इंग्लिश के शेक्सपियर अपने नाटक कैसे लिखते थे और किस प्रकार की उनकी शैली थी। अंग्रेजी के निबंधकारों में ने एक दूसरे की पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इस आचार्य की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हों, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। लिपिबद्ध होता है कि सेंटेंस वाइज लिख दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मन की स्वशंत रचनाएं हैं, जो अपने मन में आ जाएं, वही विचार हैं। उनमें ना कवि की उदात्त कल्पना रहती है, ना आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, और सूक्ष्म होता है कि बहुत छोटी दृष्टि, बहुत गंभीर और छोटी दृष्टि, और ना ही विग्रहों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना होता है आलोचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसने सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, और उनमें उसका उल्लास रहता है। यह निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा। उसमें जीवन का गौरव भूलकर अपने में ही लीन हो जाते हैं, कि लेखक ना कुछ सोचता है, बस जो उसके मन में विचार आता है उसमें ही लीन हो जाता है।
जिसमें हम संसार की अपनी ही दृष्टि से देखते हैं। लेखक संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आ गई। एक बार एक प्यास लगने पर वह एक कुएं के पास पहुँचे, जहाँ 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उसमें एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा की और दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे। उन्होंने एक ही पद्य होता है वाक्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने लिखा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। अमीर खुसरो ने चारों की इच्छा पूरी कर दी थी। मुझे खुसरो की प्रतिभा नहीं, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। लेखक कहता है कि मैं 2 विषयों पर निबंध लिखना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं इन दोनों विषयों को एक ही निबंध में लिख दूंगा। धूर के डोल सहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुँचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान पर्दे फटते हैं कि ढोल हमें दूर से ही अच्छा लगता है, अगर हमारे पास कोई बजाएगा तो हमारे कान के पर्दे फटते रहते हैं। तब दूर किसी नदी के तट होता है किनारे पर, शाम का समय, संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार करते हैं। ढोल के इन्हीं शब्दों को सुनकर वे अपने हृदय में किसी विवाह उत्सव का चित्रण अंकित कर लेता है। अगर किसी दूर के व्यक्ति को ढोल सुनाई देता है तो उसे अच्छा लगता है, उसे यह मालूम होता है कि कहीं शादी हो रही है। कोलाहल होता है कि मन में हलचल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की न्यूली वेडिंग की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच और आशंका के और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, यह तीनों मिले रहते हैं कि दूर वाले व्यक्ति को शादी का माहौल जानकर अच्छा लगता है कि वहाँ पर नववधू होगी, वहाँ पर माहौल अच्छा होगा, संगीत होगा। अगर दूर से ढोल की आवाज़ सुनकर यह क्या सा ही ला सकता है। तभी उसकी कर्कशता समीप स्थल लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूर स्थल लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं। तरुण होता है नौजवान, संग्राम होता है कि संघर्ष, स्ट्रगल से, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उन्हें अपनी बाल्य अवस्था और तरुण अवस्था से दूर हट आए हैं। तरुण अवस्था होता है कि नौजवान अवस्था, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति होता है याद, बड़ी सुखद लगती है और वह अतीत का ही सपने देखते हैं और तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है कि उन्हें अपना फ्यूचर ब्राइट लगता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत और बूढ़ों को अपना पास्ट अच्छा लगता है। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, जो नौजवान होते हैं कि वो अपने फ्यूचर को अभी लाना चाहते हैं, और वृद्ध अतीत को।
जो बूढ़े होते हैं उन्हें अपना पास्ट अच्छा लगता है और अब वो अपने पास्ट को अपने पास लाना चाहते हैं, खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुभद रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधार हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कभी नहीं हुआ। भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल, ग्रुप नगर नगर और गांव गांव में रहता है। यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। ना दोषों का अंत होता है और ना ही सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया गया। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। लेखक कहता है कि हिंदी में भी प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, बन रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और अब जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का समापन सपने देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का समापन देखेगा। दोनों के ही समापन सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये लेख अच्छा लगा उसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसमें लेखक ने बताया है कि लेखक पहले सोचता है कि मैं क्या लिखूं। उसके पास 2 टॉपिक होते हैं, एक तो दूर के ढोल सुहावने और एक ही होता है समाज सुधारक। वह थोड़ा थोड़ा दोनों विषयों पर लिख देता है और अपनी बात को कह देता है और अपने निबंध को नाम देता है कि मैं क्या लिखूं। सोचता है लेखक कि मैं क्या लिखूं। धन्यवाद।